नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस का 14 चैप्टर जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा किसे कहते हैं और ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। उसके बाद हम लोग ईंधन के बारे में जानेंगे और उत्तम ईंधन के गुण कौन कौन से। ऊर्जा की स्रोत की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक है पारंपरिक स्रोत और दूसरा है गैर पारंपरिक स्रोत। यदि हम पारंपरिक स्रोत की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव ईंधन और पवन ऊर्जा। यदि हम गैर पारंपरिक स्रोत की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सौर ऊर्जा, समुद्रों में ऊर्जा जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा। उसके बाद हम लोग भूतापीय ऊर्जा देखेंगे और लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है ऊर्जा किसे कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और यह एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जूल है। ये सब हम क्लास 9th में ही पढ़ के आए। अब बात करें ऊर्जा के स्रोत की, तो वैसी वस्तु जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, यूरेनियम, सूर्य, हवा, लकड़ी, ये सभी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। आखिर हमें ऊर्जा की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ती है खाना बनाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यातायात के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, उद्योग एवं कृषि कार्य के लिए। ये सभी कार्यों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में? अब ईंधन की बात करें तो ईंधन किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है ईंधन कहलाता है। वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है ईंधन कहलाता है। अब अच्छे ईंधन के गुणधर्म क्या होते हैं वो जानेंगे। तो पहला है प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सस्ता हो, भंडार एवं परिवहन आसान हो, उपयोग करने में आसान हो, पर्यावरण को प्रदूषित ना करे और मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। मतलब प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि 1000 केजी भूसा है, अगर हम उसको जलाएंगे तो 2 मिनट में जल के स्वाहा हो जाएगा, तो वो हमें ऊष्मा और प्रकाश कितना देगा? तो मतलब छोटा सा होना चाहिए और बहुत ज्यादा ऊष्मा और प्रकाश देना चाहिए। ठीक है, सस्ता हो, उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान हो, उपयोग करना भी आसान हो और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित भी ना करे। और लास्ट में है मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। इसका मतलब कि कम ही ऊष्मा में वो जल जाए। ठीक है, ऐसा ना कि उसको ऊष्मा दे रहे वो आग पकड़ ही नहीं रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा के स्रोत के प्रकार। तो ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक है पारंपरिक स्रोत और दूसरा है गैर पारंपरिक स्रोत। यदि हम पारंपरिक स्रोत की बात करें तो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका प्रयोग हम बहुत सदियों से करते चले आ रहे हैं पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका प्रयोग हम बहुत सदियों से करते चले आ रहे हैं पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे में बात करें तो जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव ईंधन और पवन ऊर्जा। ठीक है, अब चलिए इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवों द्वारा प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या? जीवों द्वारा प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन की बात करें तो यह ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय का मतलब होता है इसका पुनः निर्माण संभव नहीं है, मतलब यह सीमित है और यह भविष्य में समाप्त भी हो सकता है। आई बात समझ में? यदि हम कोयले की बात करें तो विश्व का 6% कोयला केवल भारत में ही पाया जाता है। मतलब मान लीजिए कि विश्व में 100 केजी कोयला है तो 100 केजी में 6 केजी केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, अब जीवाश्म ईंधन से कुछ हानि भी होती है। तो क्या क्या हानि होती है? तो जीवाश्म ईंधन से वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने का क्या क्या उपाय है। तो पहला उपाय है नई तकनीकों का प्रयोग करके। जैसे कि ईंधन के रूप में हम लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं, उसके जगह पे अगर हम लोग बायोमास का उपयोग करेंगे तो प्रदूषण कम फैलेगा। आगे है जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करके। जीवाश्म ईंधन से जानते हैं हम लोग कि प्रदूषण फैलता है, यदि हम लोग इसका उपयोग ही कम कर दे तो प्रदूषण कम फैलेगा। ठीक है, अगला है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत को अपनाकर, जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को अपनाएंगे तो प्रदूषण कम फैलेगा। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है और यह कार्य कैसे करता है। तो इसमें जीवाश्म ईंधन को जलाकर उससे उत्पन्न तापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
इस संयंत्र को ध्यान से देखें तो यहां पे एक टंकी लगा हुआ है और इस टंकी में जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है, बोले तो कोयला पेट्रोलियम को जलाया जाता है। और उसके ऊपर एक और टंकी रखा गया है और इस टंकी में पानी डाला गया है। जीवाश्म ईंधन के जलने से यह पानी वाष्प बन के उड़ता है और पाइप के माध्यम से यह वाष्प इस टरबाइन के पास आता है। स्पीड ज्यादा होने के कारण यह टरबाइन गोल गोल घूमने लगता है, जिसके कारण यहां पे विद्युत का निर्माण होता है और यही विद्युत को पावर प्लांट के पास भेज दिया जाता है। आई बात समझ में। अब इस वाष्प की बात करें तो यह पाइप से होते हुए इस पंख को घुमाते घुमाते इस नीचे आता है और नीचे ठंडे पानी के संपर्क में आने के कारण वह पुनः पानी बन जाता है और उस पानी को फिर से पाइप के माध्यम से ऊपर वाले टंकी में भेज दिया जाता है और फिर से वहां पे वाष्प होने के कारण फिर से वह पानी कहां जाता है, इस पाइप से होते हुए इस टरबाइन को घुमाता है और यही प्रक्रिया बार बार चलते रहती है और यहां पे विद्युत का निर्माण होता है। आई बात समझ में। कोयले से विद्युत का निर्माण ऐसे ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जल विद्युत संयंत्र की। तो इसमें गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है और इसका निर्माण बांधों में किया जाता है। ये रहा नदी, नदी के ऊपर लगा देना है बांध और पता है बांध के बीचों बीच में रहता है छेद, जहां पे लगा रहता है पंख, बोले तो टरबाइन। और इस छेद से जब पानी बाहर निकलता है तो यह पंख घूमता है, मतलब यह टरबाइन घूमता है और इस टरबाइन के घूमने से यहां बिजली पैदा होती है। आई बात समझ में ये कैसे बनता है बिजली। और हाँ, भारत में 25% बिजली की आपूर्ति यही जल विद्युत संयंत्र से ही की जाती है। इसके लाभ के बारे में बोले तो इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत का मतलब इसका पुनः निर्माण करना संभव है। अब ये जो जल है वो कभी खत्म नहीं होगा, जब जल खत्म नहीं होगा तो इस तरीके से विद्युत उत्पादन करना भी कभी खत्म नहीं होगा। आई बात समझ में। और इसका निर्माण हमेशा बांधों में ही किया जाता है और बांध बनने से भी बहुत फायदा है। बांध के बनने से बाढ़ को रोकना आसान हो जाता है और सिंचाई के लिए मिल जाता है पानी भी। ठीक है, आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे हम लोग कि इससे हानि क्या क्या होता है। तो भैया बांध के निर्माण से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। मान लीजिए ये है नदी, नदी के ऊपर हम लगा दिए बांध, अब बेचारा पानी तो बह नहीं पाएगा तो यह अपने आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और इसके आसपास वाले जितने भी चीज थे सब पानी में डूब जाएंगे। वैसे ही पहला नुकसान इसका, बांध के निर्माण से कृषि योग्य भूमि पानी में डूब जाता है। आई बात समझ में। और मानव आवास पानी में डूबने पर नष्ट हो जाता है। मान लो यहां पे घर थे तो वह पानी में डूब गया, जिसके कारण वह आवास नष्ट हो गया। और पेड़ पौधों को पानी में डूबकर सड़ने से मीथेन गैस उत्पन्न होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और बात करें पारितंत्र का तो यह पूरे तरीके से नष्ट हो जाता है और इससे ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलती है, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। आए बात समझ में। इतना सारा बांध बनने का नुकसान है। पहला नुकसान इसका, कृषि योग्य भूमि डूब जाता है, मानव आवास भी डूब जाते हैं, पेड़ पौधे को पानी में डूबकर सड़ने से मीथेन गैस बनता है और पारितंत्र पूरे तरीके से नष्ट हो जाता है। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे हम लोग जैव मात्रा, बोले तो बायोमास के बारे में। तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं के अपशिष्ट को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसे ही जैव मात्रा, बोले तो बायोमास कहा जाता है। जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते इत्यादि, ये सब हम लोग प्राचीन काल से ही उपयोग में लेते आ रहे हैं। बात करें अब लकड़ी की तो यह जैव मात्रा का एक रूप है जो लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग होते आ रहा है और इसके जलने पर अधिक धुआं उत्पन्न होती है। आई बात समझ में। और यह अधिक ऊष्मा नहीं देती। लकड़ी जो है जलने पर अधिक धुआं देती है लेकिन यह अधिक ऊष्मा नहीं देती। और लकड़ी से चारकोल का निर्माण किया जाता है। आई बात समझ में। लकड़ी से चारकोल का निर्माण किया जाता है। अब ये चारकोल क्या होता है, तो जब लकड़ी को सीमित वायु की उपस्थिति में जलाने पर वाष्पीकृत होकर जो अवशेष प्राप्त होता है उसे चारकोल कहते हैं। मतलब हम लोग को यह पता है कि लकड़ी में पानी का अंश है। अब हम लोग लकड़ी को यहां जलाते हैं, तब तक जलाते हैं जब तक यह पानी वाष्प बन के उड़ ना जाए। जैसे पानी वाष्प बन के उड़ जाता है फिर हम लोग इसे बुझा देते हैं। उसके बाद जो अवशेष प्राप्त होता है उसे ही चारकोल कहते हैं। आई बात समझ में। यहां एक क्वेश्चन बनता है कि चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है, क्यों? तो इसका सही आंसर होगा कि चारकोल बिना ज्वाला के जलता है, मतलब बिना आग के जलता है और इससे बहुत कम धुआं निकलता है और यह अधिक ऊष्मा देता है। आई बात समझ में। यह लकड़ी की अपेक्षा अधिक ऊष्मा देता है। अब आगे बढ़ते हैं,
अब हम जानेंगे गोबर के उपले के बारे में। तो यह जैव मात्रा का एक रूप है जिसे ईंधन के रूप में सदियों से प्रयोग में लिया जा रहा है। इससे बहुत ही ज्यादा हानि होता है। क्या क्या? तो यह बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है और यह राख भी बनाता है जिसे हम लोग बानी बोलते हैं, और यह अधिक ऊष्मा नहीं देता, लेकिन फिर भी इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। इसे पैक करके फ्लिपकार्ट पे बेचा जा रहा है। ठीक है, क्यों? तो पूजा के लिए बेचा जाता है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोगैस के बारे में कि बायोगैस का निर्माण कैसे होता है। तो गोबर, फसल, सब्जियां एवं वाहित मल को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित करके बायोगैस का निर्माण किया जाता है। ये रहा बायोगैस निर्माण करने का संयंत्र। इस टंकी में रखा जाता है गोबर, फसल, सब्जियां एवं वाहित मल को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन इसके अंदर जाने नहीं दिया जाता। उसके बाद यह अपघटित होती है, उसके बाद जाकर बायोगैस का निर्माण होता है। इससे लाभ ही लाभ है। क्या क्या लाभ है? तो पहला लाभ है बायोगैस एक उत्तम ईंधन है। उत्तम ईंधन के जितने भी गुण हैं सभी बायोगैस में पाए जाते हैं। अगला लाभ है इसमें 75% तक मीथेन गैस पाई जाती है और यह बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और इसमें राख नहीं बनता। जैसे कि गोबर के उपले में राख बनता था, इसमें राख नहीं बनता। इससे अधिक ऊष्मा निकलती है। बायोगैस से अधिक ऊष्मा निकलती है और इससे अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा हो जाता है। जैसे कि गोबर को भी हम लोग इधर उधर फेंक देते, तो इसमें क्या होता है, इसमें गोबर को डाल देने के बाद बायोगैस का निर्माण होता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, जिससे अपशिष्ट का निपटारा हो जाता है। अब बोलोगे कि यहां तो कुछ तो बच ही जाता होगा। हां, बचता है, उसको हम लोग स्लरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लरी। और इस स्लरी में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जिसके कारण ये खाद के काम भी आता है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। तो सूर्य के किरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। अब वायु में गति कैसे उत्पन्न होती है ये हम क्लास 9th में ही पढ़ के आए हैं, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करें पवन ऊर्जा का, तो पवन ऊर्जा के माध्यम से हम लोग पवन चक्की को चलाते हैं। अब ये पवन चक्की का उपयोग कहां किया जाता है? तो पवन चक्की का उपयोग जल को कुआं से खींचने में किया जाता है और अनाज चक्कियों को चलाने में भी किया जाता है और पवन चक्की से विद्युत का निर्माण होता है। इससे बहुत से लाभ है। तो चलिए इसके लाभ को देख। इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। यह पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विद्युत उत्पादन कर देता है और यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। ये जो हवा है कभी समाप्त नहीं होगी। जब हवा समाप्त नहीं तो पवन चक्की के माध्यम से हम लोग विद्युत उत्पादन बार बार कर सकते हैं और यह कम खर्च में ही विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर देता है। लेकिन इसकी कुछ कमी, इसकी सबसे बड़ी कमी है कि इसको लगाने के लिए अत्यधिक भूमि की आवश्यकता होती है और यह उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां वायु की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि इसका जो ब्लेड है वह हवा के कारण या कोई चीज टकरा जाने के कारण टेढ़ा हो जाता है जिसको चेंज करना पड़ता है बार बार और यह बहुत ही महंगा आता है, जो कि एक बहुत बड़ा दिक्कत करता है इसमें पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने में। ठीक है, अब चलिए कुछ फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। पहला फैक्ट है डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। धरती पर सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का प्रयोग डेनमार्क करता है, इसलिए इसे पवनों का देश कहते हैं। और भारत 5वें नंबर पे आता है। भारत जो है पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने में 5वें नंबर पर आता है। और तीसरा जो फैक्ट है वो है भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, जो कि 360 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करती है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ लिए ऊर्जा के स्रोत के 2 प्रकार होते थे, पहला पारंपरिक, दूसरा गैर पारंपरिक। हम लोग पारंपरिक को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गैर पारंपरिक स्रोत किसे कहते हैं। तो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका प्रयोग हाल ही के समय में ही किए जा रहे हैं गैर पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। मतलब जिनका प्रयोग कुछ ही वर्षों से ही किया जा रहा है उसे बोलेंगे गैर पारंपरिक स्रोत, और जिनका प्रयोग सदियों से किया जा रहा है उसे बोलेंगे पारंपरिक स्रोत। आए बात समझ में? गैर पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आएगा सौर ऊर्जा, समुद्रों में ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। ये तो सबको पता है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, लेकिन यहां एक पॉइंट आता है, सौर स्थिरांक किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के सतह पर प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। मतलब पृथ्वी के सतह पर प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा आती है उसे सौर स्थिरांक कहते हैं। तो कितनी ऊर्जा आती है? तो 1 सेकंड में पृथ्वी पर 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर ऊर्जा आती है।
आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं हम लोग सौर कुकर के बारे में। तो एक उष्मारोधी बॉक्स लेकर इसके दीवारों को काला रंग से पेंट करते हैं और उसके ऊपर समतल दर्पण या अवतल दर्पण को इस प्रकार नियोजित करते हैं कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश प्रवर्तित होकर उच्च ताप बना सके। मतलब यहां पे एक उष्मारोधी बॉक्स लेते हैं, इसको गौर से देखें तो इसको काला रंग से पेंट किया गया। क्यों किया गया है? तो ये जो काला रंग है वह प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए यहां पे इसको काला रंग से पेंट किया गया है। यहां पे खाना रखने की जगह है, ठीक है। यहां गौर से देखें तो इसके ऊपर एक और शीशा लगा हुआ है, पारदर्शी शीशा लगा हुआ है। इसका काम क्या है? तो इसके अंदर जो उष्मा है वह उसको बाहर निकलने नहीं देता, इसलिए इसको यहां पे लगाया गया है। यहां पे भोजन रख दो, उसके बाद इसको लॉक कर दो। आई बात समझ में? यहां पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अधिकतर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका काम क्या है? तो यह सूर्य के प्रकाश को प्रवर्तित करके इसके अंदर भेजता है। आई बात समझ में? इसलिए यहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब इस सौर कुकर से बहुत से लाभ है, तो चलिए इसके लाभ को थोड़ा सा देखते हैं। सौर कुकर का प्रयोग करने से जीवाश्म ईंधन का बचत होता है और इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता। इसमें एक और फायदा है कि इसके अंदर जो भोजन बनता है उसमें पोषक तत्व नष्ट नहीं होते और इसमें एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। यहाँ एक खाना, यहाँ एक खाना, यहाँ एक खाना करके ऐसे करके एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। इसके पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते। लेकिन कुछ कुछ हानि भी है। क्या हानि है? तो पहला हानि है रात के समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सौर कुकर का उपयोग सूर्य के सामने ही किया जा सकता है। अब रात में तो सूर्य रहता ही नहीं है, तो इसका उपयोग नहीं होगा, ठीक है। बारिश के समय भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता और इसमें दर्पण को बार बार सूर्य की ओर मोड़ना पड़ता है। अभी सूर्य यहां है तो दर्पण को इसके सामने मोड़ो, फिर सूर्य यहां चला गया फिर उसके सामने मोड़ो, मतलब बार बार मोड़ना पड़ता है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। और इसमें ये जो खाना है वह बहुत धीमी गति से बनता है, लगभग 3-4 घंटा के बाद इसमें खाना बनता है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सौर पैनल किसे कहते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो उसे सौर पैनल कहते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक सौर सेलों को आपस में जोड़ते हैं तो सौर पैनल का निर्माण होता है। अब ये सौर सेल क्या होता है? तो वह सेल जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है उसे सौर सेल कहते हैं। आई बात समझ में? और एक सौर सेल 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न करता है। ये जो सौर सेल है वह 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न करता है। अब इस सौर सेल का उपयोग कहां कहां है? तो सौर सेल का उपयोग मानव निर्मित उपग्रह, बोले तो सैटेलाइट में इसका उपयोग किया जाता है जो अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। और इसका उपयोग रेडियो में, बेतार संचार यंत्रों में, ट्रैफिक सिग्नलों में, परिकलन यंत्र बोले तो कैलकुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है और घरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन सौर सेल का हानि भी है। क्या हानि है? तो यह बहुत महंगा है। क्यों महंगा है? तो इसमें उपयोग होने वाला उपधातु और धातु सिलिकॉन और सिल्वर बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसलिए सौर पैनल भी महंगा होता है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते। अब हम लोग पढ़ेंगे समुद्रों से ऊर्जा। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ज्वार भाटे में जल के स्तर गिरने और चढ़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अब ये ज्वार भाटा क्या होता है? तो समुद्र का पानी बाहर आना ज्वार कहलाता है और समुद्र का पानी वापस समुद्र में जाना भाटा कहलाता है। मतलब समुद्र का पानी जब बाहर आए तो उसे ज्वार बोलेंगे और जब वही पानी वापस जाए तो उसे भाटा बोलेंगे। आई बात समझ में? इस वीडियो से हम लोग समझ सकते हैं कि जब समुद्र का पानी इधर आता है तो टरबाइन घूमता है और वही पानी जब वापस लौटता है तो भी टरबाइन घूमता है और टरबाइन के घूमने से यहां विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। आई बात समझ में? अब जानेंगे कि तरंग ऊर्जा किसे कहते हैं। तो समुद्र तट के निकट विशाल तरंग की गतिज ऊर्जा को तरंग ऊर्जा कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि यहां एक रस्सी लगाया गया है और इस तरंग के कारण रस्सी भी हिलती है और रस्सी के हिलने के कारण इसके नीचे स्प्रिंग लगा है, वह भी स्प्रिंग हिलता है और स्प्रिंग के हिलने से यहां पे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। आई बात समझ में? अब जानते हैं हम लोग महासागरीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो समुद्र के पृष्ठ जल तथा गहराई जल में तापमान में अंतर होने के कारण तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसे ही महासागरीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब समुद्र का पानी जो ऊपर वाला है वह सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म होता है और नीचे का पानी गर्म नहीं होता, मतलब ठंडा रहता है। तो ऊपर में क्या करते हैं, यहां पे हम लोग अमोनियम, बोले तो अमोनियम को रखते हैं जो कि गर्म पानी के कारण वह क्या होता है, भाप बनता है और यही भाप को पाइप के माध्यम से टरबाइन के पास भेजते हैं और यह टरबाइन घूमकर यहां पे बिजली का उत्पादन करता है। उसके बाद इस भाप को हम लोग पुनः
पानी के सबसे नीचे ले जाते हैं, जहां ठंडा पानी रहता है, उसके संपर्क में आने पर फिर से अमोनियम क्या हो जाता है, जम जाता है और उसे पाइप के माध्यम से फिर से ऊपर भेजते हैं और यही प्रक्रिया बार बार चलते रहता है। इस प्रकार यहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आई बात समझ में? महासागरीय ऊर्जा में विद्युत का उत्पादन कैसे किया जाता है और इसमें अमोनियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, किस लिए? टरबाइन को घुमाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो पृथ्वी से प्राप्त उष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब यहां पे जमीन पर एक बहुत बड़ा डीप बोरिंग किया जाता है और उसमें एक पाइप डाला जाता है, उस पाइप में पानी रहता है। जैसे पानी जमीन के सबसे निचले भाग बोले तो जहां जमीन गर्म है उसके संपर्क में आता है तो यह पानी भाप बन के ऊपर आता है और ऊपर लगा टरबाइन घूमने लगता है और इससे यहां पे विद्युत का उत्पादन होता है ना। मस्त। इसका लाभ क्या क्या है? तो इसका लाभ है कि यह कम लागत में काम कर देता है, ठीक है, और यह प्रदूषण रहित भी है। लेकिन इसका उपयोग हम लोग क्यों नहीं करते? तो इसका हानि भी है। क्या हानि है? तो यह सभी जगह उपलब्ध नहीं है। ये जो भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है और सबसे बड़ा इसमें दिक्कत है कि ये जो तप्त स्थल है, ये जो नीचे वाला स्थल है, वहां तक पाइप पहुंचाया कैसे जाएगा? ठीक है, वही सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते। अब हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा, जो कि लास्ट टॉपिक है। तो नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और ये जो नाभिकीय अभिक्रिया है यह दो प्रकार का होता है। एक है नाभिकीय संलयन और दूसरा है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन का बात करें तो दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना नाभिकीय संलयन कहलाता है। मतलब दो हल्के हाइड्रोजन को जोड़कर एक भारी हीलियम बनाना नाभिकीय संलयन कहलाता है। आई बात समझ में? और नाभिकीय संलयन के लिए अत्यधिक ताप और दाब की आवश्यकता होती है और ये जो सूर्य और तारा है इसी के अनुसार कार्य करता है और हाइड्रोजन बम भी इसी के ऊपर आधारित है। आई बात समझ में? अब नाभिकीय विखंडन की बात करें तो एक भारी परमाणु बोले तो यूरेनियम को थोड़ी सी ऊर्जा से हल्के हल्के नाभिक में तोड़ना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। आई बात समझ में? और ये जो परमाणु बम है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम डाउनलोड करो और वहां सर्च करो ज्ञानतंत्र 0, तो वहां ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कोई और वीडियो में।